हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और स्टैटिस्टिक्स के सीरीज़ में नेक्स्ट 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर अ p multiply by q bivariate frequency table the maximum number of marginal distribution is। अगेन ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बाईवेरिएट डेटा पे हमने डिटेल डिस्कशन क्लास डाली हुई है। वहाँ से आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज़ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो काइंडली वहाँ से ये टॉपिक आप लोग ज़रूर से क्लियर कर लेना। और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में बोला है p मल्टीप्लाई बाई q, 2 की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा D 2। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7, मतलब r कितना दिया हुआ है 0.7, देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर। हमने इस पे भी एक क्लास अपलोड की हुई है जहां हमने बताया है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली हम लोग बात करते हैं उन वेरिएशंस की जो अकाउंटेड होते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मतलब अनअकाउंटेड वेरिएशन। क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है आर स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में आर दिया हुआ है 0.7, तो हम इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, आ जाएगा 0.49। एंड क्योंकि अनअकाउंटेड बोला है तो 1 माइनस आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 0.51 और 51% इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, if the covariance between two variables is 20 and the variance of one of the variable is 16, what would be the variance of the other variable? अब यहाँ हम लोग बेसिकली कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज आर। इसका फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरियंस वाई। मेरे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है कोवेरियंस एक्स वाई की दी है 20, वेरिएबल एक वेरिएबल की वैल्यू दी है 16 और एक वेरिएबल की वैल्यू हमसे पूछा है। अच्छा, आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें कि जो आर की वैल्यू है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसा हमने बताया भी है कि इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में ही लाई कर सकती है, तो आपको वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी होगी जिससे हम इस पूरे फॉर्मूले को जब सॉल्व करें तो मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए, बिटवीन -1 to 1, मतलब जहाँ पे वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई कर रही हो। क्लियर? तो अब देख लेते हैं हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर हम वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25 रखें, तो चलो 25 ही रख करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब आंसर आएगा 1। तो क्या ये करेक्ट है? हाँ, क्योंकि आर की वैल्यू एग्जैक्टली +1 और एग्जैक्टली -1 भी हो सकती है। अब मोर देन है, चलो कोई दूसरी वैल्यू भी रख करके देखते हैं। किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही रखना सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहे। मान लेते हैं 36, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब जब हम 20 डिवाइडेड बाय 24 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.833, ये भी करेक्ट है। अब मोर देन 10 देख लेते हैं। अब मोर देन 10 में सिंपली 16 ही ले लो, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 20 डिवाइडेड बाय 16, तो वैल्यू आएगी मोर देन 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेस देन 10 में देख लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन इसको सॉल्व करके वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब लेस देन 10 मोर देन 10 पॉसिबल नहीं है, तो मोर देन 1.25 भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये वैल्यू इन्हीं के बीच में आएगी। तो करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस क्या होगा? ए, कि कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो 25 या उससे ज़्यादा हो, तो उस केस में हमारी वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, तभी आर की प्रॉपर्टी जस्टिफाई होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड ऑफ एक्स ऑन वाई आर गिवन बाय दिस एंड दिस, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा? अब क्योंकि रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है, तो अब देखो वाई ऑन एक्स के लिए ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -1 -2x और y इज इक्वल टू -1/3 -2/3x। वैसे अगर ये x ऑन y है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 5 -6 डिवाइडेड बाई 5y, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्योंकि हमसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने बोला है, तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना सिंपली आप क्या करना, 2x + 3y इज इक्वल टू -1 है एंड 5x + 6y इज इक्वल टू -1 है।
अब क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अरिथमेटिक मीन की, उसमें हमने ये बात बताई भी थी कि ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है, स्केल से भी इफेक्ट होता है। तो मान लो ये भी मीन है, ये भी मीन है, आप इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 मीन एक्स प्लस 6 मीन वाई इज इक्वल टू -2। ये कट जाएगा, वैल्यू बचेगी मीन एक्स इज इक्वल टू +1। तो जब मीन एक्स की वैल्यू +1 आई, इसी तरीके से आप मीन एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपके पास मीन वाई की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी -1। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डैश सैटिस्फाइज सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स और द वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट्स। जैसे हम इंडेक्स नंबर चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे ना, ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द 5 ग्रुप्स कंबाइंड, हमारे पास वेट दिया है, हमारे पास इंडेक्स नंबर दिया है। यहाँ सिंपली देखो, जर्नल इंडेक्स नंबर के लिए फॉर्मूला है समेशन IW डिवाइडेड बाय समेशन W। आप क्या करना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, इसका टोटल निकालना और इसका टोटल 100 आएगा। जब आप इसका टोटल निकालोगे तो वैल्यू आएगी 26920, और फर्दर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा B 269.2। दैट इज करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, लैस्परेस फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। अब लैस्परेस फॉर्मूला किसको सेटिस्फाई नहीं करता? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को नहीं करता, टाइम रिवर्सल टेस्ट को नहीं करता, सर्कुलर टेस्ट को नहीं करता। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आपको लैस्परेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है और इसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस लेते हैं, तो ये हो जाएगा PNQ0 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q0, जिसकी वैल्यू मेरे पास दी हुई है 1900 डिवाइडेड बाय 1360 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 139.71। नेक्स्ट, the consumer price index for April 1985 was 125, the food price index was 120 and the other items index was 135. The percentage of the total weight of the indexes. अब हमें टोटल वेट का परसेंटेज बताना है। मान लेते हैं कि जो फूड का वेट है वो है X% और अदर आइटम्स का कितना हो जाएगा 100 माइनस X%। तो फूड प्राइस इंडेक्स कितना दिया है 120 और अदर के लिए कितना दिया है 135 और टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 125। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन बन जाएगा X% ऑफ 120 जो कि फूड इंडेक्स है प्लस 100 माइनस X% ऑफ 135 अदर देन फूड आइटम इज इक्वल टू, इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है 125। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 120x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 माइनस x 135 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 125। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120x प्लस 13500 माइनस 135x और 100 हमने जो बेस में सेम था उसको राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 12500। बस इसको इधर ले जाओ और इन दोनों को माइनस कर दो, तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी x की, दैट इज जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 66.7%। तो करेक्ट आंसर होगा ए 66.67%। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज 3000 इन 1980, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 1985 250 था और बेस ईयर कितना था 1980। तो बेस ईयर की वैल्यू हम हमेशा कितनी लेते हैं 100 लेते हैं। इट हैज़ इफ द हैज़ टू बी राइटली कंपनसेटेड देन 7th डियरनेस अलाउंस टू बी पेड टू द एम्प्लॉय इज। अब देखो ये कह रहा है कि 1980 में उसकी सैलरी कितनी थी 3000 थी, बट जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उस टाइम था वो 100 था, अभी कितना है 250 है। तो पहले हम ये चेक कर लेते कि आज की डेट में उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। 3000 तब थी जब 100 हमारा वैल्यू था और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था। अब 250 है तो इसके बेसिस पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो सैलरी आनी चाहिए 7500, बट पहले सैलरी थी कितनी 3000। तो इसके बीच का जो गैप है, जब 7th डियरनेस अलाउंस आएगा तो ये गैप से ही कंपनसेट करना चाहिए। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 4500। अच्छा, अभी इंडेक्स नंबर
एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बहुत जल्दी हम इस पर भी डिस्कशन सेशन क्लास डाल देंगे सो दैट ये MCQ सॉल्व करना आप लोगों के लिए और ईजी हो जाए। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन एंड इस सीरीज़ से जितनी भी क्लासेस अपलोड होंगी सब आपको टाइमली मिल जाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।